वेलकम टू डेली फैक्ट पॉलिटी क्लास सेकंड। जो सीरीज़ हमने शुरू की है रिगार्डिंग हाई कोर्ट एग्ज़ाम, उसमें हम जो है वो एचपी की क्लासेस के साथ साथ जो है वो पॉलिटी की क्लासेस को भी कवर करेंगे, क्योंकि जुडिशरी का एग्ज़ाम है। तो एचपी की क्लासेस के साथ साथ जो है वो पॉलिटी को पढ़ना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप हमारे साथ हमारे इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। प्लस साथ में आप हमारी डेमो क्लासेस यूट्यूब पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्लासेस जो है वो हमारी यूट्यूब पर अपलोडेड होती है, जिसमें अगर हम बात करें हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग करंट अफेयर, द हिंदू को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस हमारी डेली करंट अफेयर की लाइव क्लास भी होती है शाम को 7 से 8। अगर आप हमारी करंट अफेयर की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संविधान से रिलेटेड रहेगा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर आज हम बात करेंगे। और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा आज पढ़ने का, मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, कि हमारा संविधान किस तरह से बना। और हमारा संविधान जब हम बात करते हैं कि बनाया गया, या फिर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है वो हम इसको 2 पॉइंट से लिंक करेंगे। एक तो मॉडर्न कंसेप्ट के साथ लिंक करेंगे, जो कि आपका ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में लेकर आए थे। ब्रिटिशर्स ये कंसेप्ट को भारत में लेकर आए थे और इसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और सेकंड हम पढ़ेंगे उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल रूट्स, कि हमारे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में किस तरह से जो है वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स मिलते हैं संविधान के रिगार्डिंग, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट और मेडिवल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेफरेंसेस में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो एक तो क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिख रखा है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिख रखा है, और इन्हें जो है वो चाणक्य भी के नाम से भी जाना जाता था। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखा है और इनको कौटिल्य भी कहते हैं। और चाणक्य की मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने क्या किया था, धनानंद यानी कि जो नंद डायनेस्टी थी उसको मगध से रिप्लेस किया था। फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसके बाद यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करना शुरू किया, तो अर्थशास्त्र यानी कि आपका कौटिल्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें यह बताया गया कि एक राजा को किस तरह से राज्य को चलाना चाहिए। अब यहां से ये क्या, यहां से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि रूल्स, और हमें पता है कि संविधान को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ रूल्स। अब कहीं पर भी आपको सेट ऑफ रूल्स अगर मिल रहे हैं तो उससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि वहां पर कोई ना कोई संविधान होगा, कोई ना कोई कानून होंगे, कोई ना कोई रूल बुक होगी, जिसके अकॉर्डिंग उस रीजन को जो है वो पूरा मैनेज कर रही है सरकार। तो यहाँ पर एंशिएंट टाइम पे कौटिल्य यानी कि आपका जो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र था जिसके अकॉर्डिंग मौर्य वंश जो है वो पूरा का पूरा रूल करता था। इवन आफ्टर उसके बाद के जो वंशज हुए, ठीक है, मौर्य के बाद अगर जो अदर आए, लाइक जैसे गुप्ताज हो गया, या फिर अगर हम बात करें शक हो गया, या कोई फॉरनर्स हो गया जिन्होंने भी भारत के ऊपर रूल किया, उन्होंने भी जो है वो अर्थशास्त्र को स्टडी किया और उसको जो है वो अप्लाई किया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज मनुस्मृति। अब मनुस्मृति एक तरह से रिलीजियस डॉक्यूमेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझना कि एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट है। और इसका मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट क्लियर अगर हम समझे, कि रिलीजन में भी क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। रिलीजन के अकॉर्डिंग भी होता है ना, कि रिलीजन में कहा जाता है कि पीस एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। वही चीज हमारे संविधान में मेंशन्ड है इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, या डीपीएसपी में अगर हम बात करें। तो अगर कोई गाइडलाइंस, चाहे वो रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे जो है वो हमें ये हेल्प मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जो कि सेकुलर नहीं होती है, वो जो है वो प्रॉपर लाइक एक इस्लामिक कंट्रीज होगी, तो वहां पे इस्लामिक जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा अपने देश को चलाते हैं। तो उसको भी जो है वो एक तरह से संविधान कहा जाता है, लेकिन ये संविधान रिलीजन के ऊपर बेस्ड होता है। देन उसके बाद मेडिवियल पीरियड में अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको एक फतवाए आलमगिरी मिलेगी, जिसमें भी मेंशन है रिगार्डिंग द मुगल, की मुगल्स ने किस तरह से रूल किया, और मुगल्स को जो अगर रूल करना है तो उसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन थे। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो एंशिएंट मेडिवल। अभी एंशिएंट में एक पॉइंट हम और लिंक करते हैं जो डेमोक्रेसी के साथ लिंक करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे अभी रिगार्डिंग द कि हमें जो है वो संविधान पढ़ना है, तो हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं कि हमारा जो संविधान बनाया वो लोगों ने बनाया, और पावर जो है वो संविधान की वो लोगों से मिली। यानी कि संविधान ड्राइव, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द पीपल ऑफ द नेशन।
यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है। तो दैट मीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जो है वो सबसे पहले हमें वेदों को पढ़ना जरूरी है कि वेदों में स्पेशली जो आपका अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज में जो है वो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो सोसाइटी थी, वहाँ पे जो कल्चर था, ठीक है, वहाँ पे जो पॉलिटी थी वो ट्राइबल इन नेचर थी। और ये जो ट्राइबल होते थे इनको कहा जाता था जन, क्या कहा जाता था इनको, जन कहा जाता था। और ये जो ट्राइब थी जन, यहाँ पर जो है वो हेड जो होता था वो इलेक्टेड होता था। और जहां पे भी हेड इलेक्टेड होगा, मतलब आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हुआ, तो उससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसको समझना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में एज एन कंपनी आए थे 1600 में। 1600 में वो एज एन कंपनी भारत में आए, यानी कि व्यापार करने के लिए। और व्यापार के साथ साथ उन्होंने जो है वो 1765 तक जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया पर जो है वो पॉलिटिकली भी जो है वो रूल करना शुरू कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना भी शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक ट्रीटी हो रखी है, फेमस ट्रीटी, यानी कि एक संधि हो रखी है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया भारत के ऊपर। अब जब भारत के ऊपर कंट्रोल शुरू करना, मतलब एक कंपनी ने भारत के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, तो वो कंपनी किसका पार्ट थी? ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट थी, यूके का पार्ट थी। अभी यूके को ये पता चल गया कि उनकी एक कंपनी है जो कि एक रीजन है उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है पॉलिटिकली। तो यूके ने क्या किया, इमीडिएटली कंपनी को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो फिर यहां से 1773 से लेकर 1857 तक हम इसको यूके का इनडायरेक्ट रूल इन फॉर्म ऑफ कंपनी, भारत के लिए इसको कंपनी रूल कहा जाता है, लेकिन यूके ने इनडायरेक्टली कंट्रोल किया कंपनी को और कंपनी ने भारत पर रूल किया। तो 1773 से लेकर आपका 1857 तक जो है वो कंपनी रूल भारत में कहा जाता है। इसके बीच में जो है वो कंपनी ने बहुत सारे, क्राउन ने जो है वो कंपनी में भी बहुत सारे सुधार किए और भारत के लिए भी बहुत सारे सुधार किए, यानी कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सोशल लेवल पर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई, और उन्हें हमें पढ़ना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी जो है वो एक्ट आए, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आए, वो सभी भी एक तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते हैं। दैट मीन्स उनको भी क्या कह सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, यानी कि वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू जो है वो सरकार चल रही है। तो सबसे पहले यहां पर जो कंपनी या क्राउन जो लेकर आया, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब एक तो कारण ये हो गया पहला जो मैंने आपको बताया कि कंपनी की भी अपनी टेरिटरी है। सेकंड कारण ये था कि कंपनी ट्रेड करने आई थी सिर्फ, लेकिन इतना करप्शन हो चुका था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी जो है वो परेशान हो गए थे कंपनी के करप्शन से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी परेशान हो गई थी। तो इसलिए रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये हो गया कि कंपनी यहां पर भारतीय जो प्रिंसेस थे उनके साथ बहुत लड़ाइयां लड़ रही थी। जैसे एंग्लो, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, आप अफगान वॉर पढ़ते हैं, या अगर हम बात करें यहाँ पे हैदराबाद के साथ, निज़ाम के साथ हमारी लड़ाई हुई। तो ये सभी जब इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी तो यहाँ से कंपनी, क्राउन को ये लगा कि कंपनी तो लड़ रही है, कंपनी से इससे हमारी इमेज क्या बनेगी वर्ल्ड वाइड, कि हमारी ये कंपनी किसी एक जगह पर जाकर वहाँ पर जो वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके साथ लड़ाई लड़ रही है। और रीज़न क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। पर इनडायरेक्टली जब पता चला तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया गया। मेन टारगेट था कि जो कंपनी ये जो अपनी मनमर्जी कर रही है इसको कंट्रोल किया जाए, और कंपनी का जो नाम था दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पर जो कंपनी ऑफ, मतलब इसमें जो रिफॉर्म्स किए गए, तो सबसे पहले कंपनी जो है वो एक गवर्नर के थ्रू कंट्रोल की जाती थी, और गवर्नर जो था वो बंगाल में रहता था, मतलब फोर्ट विलियम। तो याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो कि फोर्ट जो आपका विलियम है, फोर्ट विलियम इट इज इन बंगाल, मतलब कलकत्ता को फोर्ट विलियम कहा जाता है। ये बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देन उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को जब रेगुलेटिंग एक्ट, जब आपका ये रेगुलेटिंग अफेयर शुरू किए, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर की जो रिफॉर्म्स करने हैं रिगार्डिंग द कंपनी अफेयर्स, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और जो यहाँ पर पहले जो गवर्नर जनरल बने दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। अब इनका नाम पूछा जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें हाई कोर्ट या पुलिस के एग्जाम में,
अभी पुलिस के एग्जाम में तो पॉलिटी की फॉर्म में आ सकता है कुछ क्वेश्चंस, बट रेयर है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वॉरेन हेस्टिंग को जो है वो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कहाँ पर, कलकत्ता में 1774 में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आज के सुप्रीम कोर्ट से अलग है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ये ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रायल करने के लिए। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होगा कि जुडिशियल सिस्टम, मॉडर्न जुडिशरी जो है वो यहाँ पर भारत में इंट्रोड्यूस हो गई, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि जो रूल ऑफ लॉ यानी कि कंपनी के अफेयर्स को भी ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करेगी। प्लस एक बात यहाँ पर याद रखना है हमें कि यहाँ पर जो है वो 4 जजेस थे, जिसमें 3+1 की रेशियो रहती है। 1 जो है वो यहाँ पर एलिजा एम्फे यानी कि जो चीफ जस्टिस थे, और 3 जो है वो अदर जजेस। देन उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे यानी कि जो कंपनी में काम करने वाले सर्वेंट्स थे, उनको प्राइवेट रेड करने से मना किया गया कि वो प्राइवेट रेड नहीं करेंगे। दैट मीन्स कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। तो याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए, और इन डायरेक्टर्स का काम क्या था, पूरा कंपनी के जितने भी अफेयर्स है उसको पूरा रेगुलेट करना। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमें सबसे पहला तो यही याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ जो है वो बंगाल बने, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद जो हमें याद रखना है इन डेप्थ डिटेल में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब वॉरेन हेस्टिंग आए तो ये अपने साथ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लेकर आए थे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। रिंग फेंस का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे बंगाल में जो है वो, बंगाल जो है वो चैलेंजेस से घिरा हुआ था। एक तो अफगान रेड्स कि अफगान का जो है वो भारत पर अटैक, ये उनका खतरा बना हुआ था। सेकंड, उसके बाद मराठा रेड, मराठा भी जो है वो राइज कर रहे थे। मराठा जो है वो माधव राव के अंडर अगेन जो है वो राइज कर गए थे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ये भी राइज कर रहे थे, और ये काफ़ी जो है वो मैसूर का एक्सपेंशन कर रहे थे। और पंजाब में अगर हम बात करें तो सिख कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह से पहले, महाराजा रंजीत सिंह से पहले एक्टिव हो रहे थे। तो यानी कि कंपनी के लिए एक बफर बनाने के लिए, ठीक है, जब जहां पर इतनी सारी पावर्स ऑलरेडी एक्टिव है, तो उस केस में यहां पर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो आपका वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे, ये साथ के साथ में हम पढ़ सकते हैं। जब हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो हम वहां उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अभी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जो बेसिक हमें सबसे पहले याद रखना है वो ये कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको पूरा करने के लिए पिट्स एक्ट आया। पिट्स एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि जो आपकी कंपनी की जो टेरिटरी है, ठीक है, कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है दैट इज ब्रिटिश पोजेशन। वो क्या है, ब्रिटिश पोजेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स की वो पार्ट। अब कैसे, कंपनी कहां से आई थी, यूके से आई थी, ठीक है, यूरोप से कंपनी आई थी, तो दैट मीन्स यूके का पार्ट। और अगर वो कंपनी ने किसी रीजन को कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो भी यूके का पार्ट। तो यहां पर कहा गया कि कंपनी की जो टेरिटरीज है वो जो है वो ब्रिटिश पोजेशंस है, वो ब्रिटिशर्स का पार्ट है। प्लस यहां पर क्या किया गया था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों को सेपरेट किया गया था। जहां पर भी सेपरेशन का कंसेप्ट आता है वहां पर हम डुअल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो डुअल गवर्नमेंट जो है वो चलाई गई। जैसे आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे थे, आपका कमर्शियल अफेयर्स देख रहे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ पर बनाया गया, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ताकि जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी आपका जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखे। तो आप साथ के साथ में नोट डाउन करते रहना जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या है कि एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। प्लस जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो बहुत लोग भूल जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ से याद रखना, यहाँ पर सी से याद रखना कमर्शियल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से फिर सिंपल हो जाएगा याद करना एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो ही अफेयर्स है, यानी कि दोनों को सेपरेट कर दिया। देन इसके बाद एक और एक्ट आता है, दैट इज चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 की अगर हम बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने जो है वो परमानेंट सेटलमेंट को भी जो है वो भारत में लेकर आए थे, जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है। ये जमींदारी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 का सबसे बड़ा कारण बनता है, और इसको इंट्रोड्यूस जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। याद रखना कॉर्नवालिस का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद यहां पर जो है वो कंपनी को जो है वो 20 साल की ट्रेड मोनोपोली दी गई थी। कंपनी को कहा गया कि वो 20 साल तक और जो है वो व्यापार कर सकते हैं। देन उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है। चार्टर एक्ट 1813 में जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी कि आपको कहा कि कंपनी 20 साल और जो है वो भारत के साथ व्यापार कर लो, उसको खत्म कर दिया गया।
उसको खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि आपके पास अब जो मोनोपोली है वो सिर्फ चाइना के साथ जो ट्रेड हो रही है उसके ऊपर है, और प्लस जो भारत से चाय का व्यापार हो रहा है, यानी कि जो चाय का व्यापार भारत से हो रहा है और प्लस ट्रेड विद चाइना, इसी के ऊपर आपके पास जो मोनोपोली रहेगी, बाकी नहीं, बाकी सब खत्म। प्लस साथ में चार्टर एक्ट 1833 में सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए, साथ में ये भी कहा गया कि कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी फॉर इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी। प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि क्रिश्चियनिटी को भारत में स्प्रेड करने के लिए भी जो है वो यहाँ पर परमिशन मिल गई थी इस एक्ट के थ्रू। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी जो है भारत आना शुरू करती है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि भारतीय से ज्यादा सुपीरियर है और भारतीय जो अभी मॉडर्नाइज नहीं है। अब ये हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय मॉडर्नाइज नहीं है। और एक टाइम वो भी था जब 1615 में कैप्टन सर थॉमस रॉय 1615 में जो है वो आपका जो है वो थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट में जा रहे हैं और उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि सर कंपनी लगानी है, परमिशन दे दो। इससे पहले कैप्टन हॉकिंग्स गए थे 1609 में, उन्होंने भी कहा था कि सर परमिशन दे दो। तो जिनको परमिशन हमने दी ट्रेड करने की वो हमें कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज नहीं है। जिनके साथ जो हमारे मसालों के लिए हमारे साथ व्यापार करने के लिए आए वो हमें ये बोल रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज नहीं है। और 18th सेंचुरी को जो है वो डार्क एज भी कहा गया है। ब्रिटिशर्स ने जो है वो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस है उन्होंने 18th सेंचुरी को भारत में डार्क एज कहा और उसके बाद जो है फिर मॉडर्न इंडिया शुरू होता है, ऐसा उन्होंने कहा यहाँ पे। लेकिन इनको यहाँ पर अगर हम अपने हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई गोल्डन एज भी भारत में थी, जो कि गुप्ता रूल था। उस टाइम पे जो है वो भारत में प्रोस्पेरिटी थी। देखो गुप्ता मतलब हिंदू रूलर था, एक ब्राह्मण रूलर था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट किया जाता था। सेकुलरिज्म था पूरे के पूरे राज्य में, तो वो गोल्डन एज भी जो है वो हमारे यहाँ पर थी। लेकिन फिर क्या है कि हमारे तो 18th सेंचुरी को गोल्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो डार्क एज, और वो डार्क एज भी किस तरह से बताया कि भाई औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद के जितने भी जो रूलर्स थे वो इनकैपेबल थे। अब अगर इनकैपेबल रूलर्स थे तो भाई यहाँ पे मराठास भी तो थे। मराठास इतने पावरफुल थे जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया तक रूल करके रखा था। दो लीडर्स मैसूर से, टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन्होंने आपको परेशान करके रखा था। आपका हैदर, अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान जो है वो पर्सनैलिटी, उसने वहां पर ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो बहुत इंटरेस्टेड था, इतना पढ़ा, इतना एजुकेटेड पर्सनैलिटी था। कहां से डार्क एज हुई? तो वही है कि हिस्ट्री को सिर्फ मैनिपुलेट किया जाता है अपने लाइक जिस तरह से आप उसको जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं वैसे ही बताया जाता है। तो 18th सेंचुरी में जो इन्होंने कहा कि डार्क एज है तो फिर क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी मतलब लोगों को जो है वो इंडियन जो यहाँ पर है, लाइक जैसे कास्टिज्म यहाँ पर था तो यहाँ के कास्ट हिंदूज को कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी में। तो ये सभी जो है वो एक तरह से रिफॉर्म्स यहाँ पर शुरू होते हैं। प्लस उसके बाद एक एग्जाम्पल हम इसका और भी ले सकते हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, दैट इज 1829। 1829 में जब सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया। अभी सती सिस्टम को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया में जो है वो एक रूल प्रैक्टिस ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, लाइक आपका पर्दा सिस्टम हो गया, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। लेकिन ब्रिटिश अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप तो खुद विच हंटिंग के लिए फेमस था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती थी। फैक्ट्रीज़ में जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो वुमेन्स के साथ जो है वो चैलेंजेस वुमेन्स फेस करते थे, एट्रोसिटीज़ होती थी। तो ये लिंक करते हैं सारे के सारे कंसेप्ट आपस में। लेकिन फिर वही है कि हमारे यहाँ पर वो रूल कर रहे थे तो इन्होंने जो है वो डार्क एज बोल दिया। और डेफिनेटली क्या हुआ कि उसका रिफॉर्म्स भी खुद ही बोल दिए। पहले डार्क एज बोला, फिर रिफॉर्म्स भी खुद ही करना शुरू कर दिए। नो डाउट यहाँ पे जो है वो इंडियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें सती अबॉलिशमेंट में 1829 में यहाँ पे, तो इसमें यह कहा जाता है यहाँ पे कि राजा राम मोहन रॉय, इनका पर्सनालिटी का नाम याद करना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो वो सती अबॉलिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, चैलेंजेस थे सती अबॉलिशमेंट के रिगार्डिंग, बट ऐसा नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि अदर चैलेंजेस जो है, इसका मतलब ये था कि ये बहुत नेगेटिव कंसेप्ट है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको दिखाया इस तरह से है, बट डेफिनेटली इन फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स हमारे ये इनिशिएटिव थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर हम 2 पॉइंट्स और साथ में डिस्कस करें तो 1814 में इन्होंने जब आत्मीय सभा बनाई थी और 1828 में जब उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था। तो ये दोनों को हम साथ के साथ में लर्न कर सकते हैं। तो आत्मीय सभा और दूसरा हो गया ब्रह्मो समाज। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है। अब इस 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल जो पहले बंगाल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और फर्स्ट यहाँ पर जो गवर्नर बनते हैं दैट इज विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वही है जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1806 में जो वेल्लोर मिटनी हुई थी उसमें इन्होंने जो है वो वहां पर जो है वो मद्रास के गवर्नर थे। फिर ये वहां से चले गए थे क्योंकि इनको पता चला वेल्लोर मिटनी हो गई, अभी लेफ्ट कर दो। तो ये फिर वहां से निकल गए थे और अभी इनको फिर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर जो भारत में लाया गया।
फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास एक्सक्लूसिव पावर आ गई, यानी कि गवर्नर जनरल को जब वो मद्रास के गवर्नर जनरल की पावर भी दे दी और बॉम्बे की भी। तो जब भी जो है वो पावर किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट होती है तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। तो इसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन, ये कोर कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को यहाँ पर प्रॉपर एंड किया जाता है, और कंपनी जो है वो प्योरली जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कंपनी क्या है, अभी सिर्फ जो है वो एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही, अभी वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगी, कमर्शियल फंक्शंस खत्म सारे के सारे। और प्लस ये भी कहा गया कि कंपनी जब एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी तो जो यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्ट आता है उसमें ये कहा गया कि कंपनी को किसी भी टाइम जो है वो खत्म किया जा सकता है। अब देखो चार्टर एक्ट 1853, ये जो सेंट्रलाइजेशन थी, इसका जो है वो लास्ट जो है वो स्टेज रहती है चार्टर एक्ट 1853। अभी 1853 में क्या हुआ है यहाँ पे कि आपका जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी जब आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, तो वहां पर उसको 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। पहले यही सब कुछ देख रहे थे, यानी कि ब्रिटिश से कानून बन के आ रहे थे और इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों को सेपरेट किया गया। जो हमारी पार्लियामेंट का कंसेप्ट आता है वो इसी एक्ट से आता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिनी पार्लियामेंट, जो ये लेजिस्लेचर बना यहाँ पर, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया, कि नहीं कि छोटे मोटे कानून जो है वो भारत में भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। प्लस यहाँ पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज ओपन कंपटीशन सिस्टम। जो आज जो आईएएस आईपीएस एग्जाम होते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज के ओपन एग्जाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरह से लिंक करते हैं इस कंसेप्ट के साथ। और 1853 में यहाँ पर पहली बार कहा गया कि एग्जाम जो है वो ओपन होगा, और देन फिर 1854 में एग्जाम हुआ था, लेकिन एग्जाम कहाँ पर होगा, लंदन में एग्जाम होगा, याद रखना, और मीडियम इंग्लिश रहेगा। तो फिर भी भारतीयों ने जो है वो यहाँ पर जो है वो इस एग्जाम को क्रैक किया। और एक पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है जिसने सबसे पहले जो है वो आपका जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है इसको क्लियर किया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो हमें याद रखना है रिगार्डिंग कि यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया था, और जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट, वो इसी एक्ट के अंडर आता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी लर्न कर सकते हैं साथ में, जो कि आपका 1854 का इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, प्लस 1854 में जो है वो एक वुड्स डिस्पैच आ रखा है। वुड्स डिस्पैच अभी हमने पहले पढ़ा था कि 1813 के एक्ट के अंदर कहा गया कि 1 लाख रुपए खर्च करना है। फिर 1833 में यह कहा गया कि पैसा खर्च करना है, लेकिन कैसे खर्च करेंगे, तो यहां पर मीडियम डिसाइड किया गया कि इंग्लिश मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा लैंग्वेज के लिए, जिसमें जो है वो पैसा खर्च किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर, उससे पहले नहीं किया जा रहा था। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि 1833 से पहले, 1833 से पहले जो है वो आपकी जितनी भी जो आपका एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, प्राइवेट था पूरा का पूरा, मतलब जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थे अपने एंड पर। देन उसके बाद 1854 में यहाँ पर वुड्स डिस्पैच आया, जिसमें यह कहा गया कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो उसको जो है वो प्रमोट किया जाएगा। पहले हायर एजुकेशन की बात की थी, तो यहाँ पर कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा, लेकिन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो रहेगी वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में रहेगी। तो दैट मीन्स इसको जो है वो एक तरह से मासिस के लिए एजुकेशन के लिए कहा गया है। और आपका जो वुड्स डिस्पैच है इसको जो है वो एक तरह से मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो याद रखना मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट, अगर हम समझे कि ये यूरोप में जो है वो एक ऐसा कानून, मतलब यूरोप के लिए कानून के लिए कहा जाता है या कोई टर्म के लिए कहा जाता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं, सबसे सुपीरियर जो है वो हम आपके लिए लेकर आए। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे पहले 1857 में एक रिवोल्ट हुआ जिसका नाम है, जिसका 1857 का रिवोल्ट, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो क्या हुआ था, एक तरह से कंपनी रूल खत्म होता है, मतलब इसके बाद कहा गया कि कंपनी की वजह से जो है वो एक रिवोल्ट हुआ, इसलिए कंपनी को ही खत्म कर दिया, कंपनी रूल को खत्म कर दिया। अभी क्राउन रूल यानी कि ताज का जो शासन है वो डायरेक्ट शुरू होगा, क्राउन जो है वो डायरेक्टली अभी रूल करेगा भारत के ऊपर, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और अभी इसके बाद 1858 से लेकर आपका जो है वो 1947 तक जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो क्राउन रूल जो है वो भारत में चलता है, और इस फेज को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से क्राउन ने जो है वो रूल करना शुरू किया इन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अभी कुछ भी होगा उसके लिए कानून बनेगा फिर वो इंप्लीमेंट होगा, देन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग चलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा।
तो एक तरह से कंपनी को अबॉलिश किया गया यहाँ पे। और प्लस साथ में जो आपके गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय बना दिया। और यहाँ जो फर्स्ट वॉइस रॉय बनते हैं दैट इज लॉर्ड कैनिंग। तो ये फर्स्ट वॉइस रॉय का नाम भी जो अब एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाए गए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश एमपी होंगे। याद रखना ये ब्रिटिश एमपी होंगे, और ये क्या करेंगे, क्राउन को यानी कि ब्रिटेन में जो क्राउन है उसको असिस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन अफेयर। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके पास एक 15 मेंबर की जो है वो काउंसिल होगी, जिसको इंडियन काउंसिल कहा गया, और ये असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन अफेयर। यानी कि इंडिया के रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाना है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो डिसाइड करेंगे, और कानून बनेगा भारत में, लेकिन फाइनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके पास लेकर जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट मीन्स यहाँ ये क्लियर होता है कि पावर ट्रांसफर की गई ब्रिटिश क्राउन को। प्लस उसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हिमाचल से भी अगर हम बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो उसके बाद एक जो पॉलिसी थी जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको यहाँ पर अबॉलिश किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब अभी कोई फर्दर एनेक्सेशन नहीं होगा, प्रिंसली स्टेट्स का दोस्ती करी यहाँ पर। और जब 1858 में जो दिल्ली जो आपका इलाहाबाद दरबार हुआ था, जहां से जो है वो एक घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि अभी जो है वो ताज का रूल शुरू होता है और पैरामाउंट सिस्टम यहां पर शुरू होता है। यानी कि क्वीन कौन होगा, क्वीन जो है वो आपकी क्वीन यहाँ पर जो ब्रिटिश की जो क्वीन है वो रूलर होगी, वो जो है वो मेन क्वीन एम्प्रेस होगी इंडिया की। और साथ में ये भी कहा गया यहाँ पे कि जो है वो प्रॉपर आपका जो है वो ताज रूल जो है वो चलेगा। देन उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें याद रखने हैं एक तरह से, वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। जो सेंट्रलाइजेशन 1773 से या फिर जो आपका यहाँ पर 1833 या फिर 1853 जहां पर लास्ट फेज इसको माना जाता है, वहां तक जो सेंट्रलाइजेशन थी यानी कि पावर कंसंट्रेशन हो रही थी एक ही गवर्नर जनरल के हाथ में। अभी यहां से रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद या आपका जो एक्ट आता है 1858, इसके बाद जो है वो पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो रखी है। अब जब इतने सारे फीचर्स इसमें आए, नया रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट आया, तो इसको कहा जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट। तो याद रखना कि जो चार्टर आपका जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। देन इसके बाद जो एक्ट आया भारत में दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 के एक्ट में सबसे पहले तो हमें एक बात याद रखनी है कि इस यहाँ पर इससे पहले 1885 में आईएनसी बन गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिफॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन दोनों की डिमांड्स करनी शुरू कर दी थी कि हमें एक तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए सरकार में, और दूसरा हमें क्या चाहिए कि जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्लस साथ में हमें क्या चाहिए, रिफॉर्म्स। तो ये दो जो है वो मेन टारगेट थे उनके। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि आईएनसी तो बन गई, लेकिन इसके अभी ये यहाँ के लोगों को कैसे पता चला, तो इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। कि नेशनलिज्म और आपका जब 1858 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी वर्सेस क्राउन वर्सेस कॉमन पीपल डायरेक्ट जो है वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जिसमें जो है वो वेव ऑफ नेशनलिज्म जो है वो ग्रो करती है भारत में। तो यहाँ पे 1861 का एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि भारतीयों को भी जो है वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर जाया जाएगा, जिसमें 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और एक और पर्सनालिटी आते हैं राजा ऑफ सर दिनकर राव। ये 3 पर्सनालिटीज को यहाँ पर जो है वो लेकर गए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इनको जो है वो वॉइस रॉय की जो काउंसिल थी उसमें ऐड किया गया लेजिस्लेटिव। तो दैट मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि कानून बनाने वाली प्रक्रिया में भी इंट्रोडक्शन होने लगी, शुरू हुई इंडियन की। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। जहां पर रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू हुई, रिफॉर्म शुरू हो गए। फिर भारतीयों ने भी डिमांड कर दिया 1892 में कि हमें और रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें इलेक्शन, अभी आप नॉमिनेट नहीं करोगे, इलेक्शन होने चाहिए। तो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें पहली बार जो है वो एक तो यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रखे हैं, याद रखना इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यहां पर दूसरा प्रोविजन आता है यहाँ पे कि आपका जो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे अभी कंसेप्ट आता है कि फिर बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो 1860 में जो है वो सबसे पहले बजट जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब जब तक हम सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो तब तक दैट मीन्स हम सरकार जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल है, सरकार फिर भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्कशन था बजट के ऊपर, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। देन उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। और यहाँ पर जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस होते हैं। अब देखो क्या यहाँ की स्टोरी बनती है, 1905 में आपका बंगाल पार्टीशन हुआ, और बंगाल पार्टीशन का विद्रोह यानी कि उसके अगेंस्ट जो है वो
अगर हम बात करें बंगाल पार्टीशन के, एंटी पार्टीशन वेव बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो एक वेव जो है वो बहुत जो है वो ये पूरे नेशन वाइड रही। बंगाल में भी था, बंगाल में तो बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कंसेप्ट यहाँ पर रेज हो रहा है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया। देन मुस्लिम लीग को बनाने के बाद यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिए मुस्लिम्स को कि मुस्लिम्स को मुस्लिम ही वोट करेंगे, और एक तरह से कहीं ना कहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारत में शुरू होती है। और लॉर्ड मिंटो को जो है वो यहाँ पर फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा गया है भारत में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस यहाँ पर इंक्रीज जो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो एक आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आता है, और दूसरा यहाँ पर याद रखना है हमें कि एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनको एक्सपेंशन कर दिया गया। देन उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे पहले क्या हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सी मूवमेंट थी, तो 1916 का सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट। ये जो लखनऊ पैक्ट था, इसमें एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और दूसरा जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो फेज थे, उसमें जो दो आइडियोलॉजीज थे, एक मॉडरेट आइडियोलॉजी और दूसरी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, इन दोनों की भी दोस्ती हो गई। तो ये दोस्ती के लिए जो है वो जो पैक्ट जाना जाता है दैट इज लखनऊ पैक्ट। और जहां पर जो है वो ब्रेकअप हुआ था वो था आपका सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट 1907 का, जहां पर जो है वो आपका एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में स्प्लिट हुआ था, और जहां पर दोस्ती हुई इन दोनों के बीच में, जहां पर पैचअप हुआ दैट इज लखनऊ पैक्ट। तो याद रखना, सूरत में ब्रेकअप हुआ था और लखनऊ में जो है वो पैचअप हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में अगर हम बात करें, तो इससे पहले जब पैचअप हुआ तो यहाँ एक मूवमेंट चली दैट इज होम रूल लीग। होम रूल लीग दो मूवमेंट थी, एक तो आपका तिलक ने चलाई थी और दूसरा एनी बेसेंट ने। तिलक ने जो चलाई थी वो अप्रैल 1916 में थी, और जो एनी बेसेंट ने चलाई थी वो सितंबर 1916 थी, मतलब सितंबर 1916 में शुरू की। यानी कि तिलक ने पहले शुरू की थी होम रूल लीग। टारगेट ये था कि स्वराज का जो कंसेप्ट है वो लोगों तक पहुंचाना, प्लस स्वराज की डिमांड करना सरकार से। तो देन यहाँ पर जब इस तरह से एक मूवमेंट चल रही थी, तो यहाँ पर मोंटेगू ने कहा कि वेट रिफॉर्म्स आर कमिंग, क्योंकि मॉडरेट क्या चाहते थे, रिफॉर्म्स चाहते थे, और मॉडरेट्स को कहा कि रिफॉर्म्स आर कमिंग। तो फाइनली मॉडरेट्स जो है वो यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं और आपका होम रूलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन 1917 की जो अगस्त डिक्लेरेशन थी, इसका जो रिजल्ट बनता है दैट इज आपका 1919 का जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें एक कंसेप्ट दयारकी इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पर। इसमें जो वो ट्रांसफर्ड और रिजर्व दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो इंडियन मिनिस्टर्स के थ्रू जो है वो गवर्नर जनरल देखेंगे, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन, और रिजर्व सब्जेक्ट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स देखेंगे पुलिस और फाइनेंस, यानी कि पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स खुद देखेंगे। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये इंडियन मिनिस्टर्स देखेंगे। अभी इंडियन मिनिस्टर क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात की गई थी इंडियन रिप्रेजेंटेशन की। और प्लस साथ में जो आपका ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब अभी लोग खुद जो है वो इलेक्ट करेंगे अपने लोगों को। देन उसके बाद यहाँ पर बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट आया था। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, आपका राज्यसभा लोकसभा, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस, इस तरह से कंसेप्ट आता है। प्लस जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट पहले जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग के पास था, मुस्लिम्स के पास था, अभी वो एंग्लो इंडियन, सिख और यूरोपियंस को भी मिल गया। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है वो और ज्यादा जो है वो यहाँ पर एक्सपेंड किया गया। देन उसके बाद एक एक्ट आता है दैट इज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो एक्ट है इसका जो बेस है ये संविधान की फॉर्म में लिंक हो रहा है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये जो एक्ट है 1935 सॉरी, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर 1927 में ना एक साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन का बहुत विद्रोह किया गया था, क्योंकि इसके जो 7 मेंबर्स थे वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे। अब इसका जो बैकग्राउंड बनता है वो बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो स्टडी करेगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जो हमारा ये इनिशिएटिव है। तो 1927 में ही कमीशन बना दिया, और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, कोई भारतीय नहीं थे, तो इसका विद्रोह किया गया। तो सॉरी, विरोध किया गया, नॉट विद्रोह, विरोध इसके अगेंस्ट विद्रोह भी काफी हुआ और विरोध भी इसका बहुत ज्यादा हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें, यानी कि एक तरह से जो है वो एंटी साइमन कमीशन वेव जो है वो भारत में शुरू होती है। तो जहां पर भी साइमन कमीशन जाता है वहां पर ब्लैक फ्लैग्स के साथ और साइमन गो बैक के जो है वो नारे, स्लोगन जो है वो लगाए गए। इसके टाइम पे यहाँ पर 1928 में जब जो है वो एक प्रोटेस्ट चल रहा था लाहौर में, तो वहां पर लाला लाजपत राय की ड्यू टू लाठी चार्ज जो है वो डेथ हो जाती है। देन यहाँ पे साइमन कमीशन को चैलेंज करने के लिए एक तरफ तो हम जो है वो रिवोल्ट, हम जो है वो अब वॉइस रेज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेकंड में क्या हुआ था, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर चले तो नेहरू कमेटी बनाई गई थी और नेहरू रिपोर्ट आई थी यहाँ पे। और ये नेहरू रिपोर्ट, यानी कि जिस तरह साइमन कमीशन ने रिपोर्ट बनाई उसी तरह से नेहरू रिपोर्ट भी बन गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड किया कि नेहरू रिपोर्ट बनाई जाएगी। नेहरू एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि जिस पर बेस्ड होगा कि हमारे को कैसा संविधान चाहिए।
फाइनली क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद 1929 में जो है वो लाहौर सेशन होता है और जिसमें ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज जो है वो सेलिब्रेट करेंगे अगर ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। और यहाँ पर जो है वो 26 जनवरी 1930 का जो है वो डे डिसाइड किया गया था पूर्ण स्वराज के लिए, जो आज हम रिपब्लिक डे की फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे साइमन कमीशन ने 1929 में अपनी रिपोर्ट रख दी। फिर रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ऑर्गेनाइज की गई। जब ये ऑर्गेनाइज की गई तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया गया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाने से मना कर दिया। अब जब उन्होंने जाने से मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स को मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी में और उनका होना यहाँ पे जरूरी है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी और जो इरविन जो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, इनके बीच में पैक्ट करवाया जाता है, दोस्ती करवाई जाती है। और इस दोस्ती का जो एंडोर्समेंट होती है वो कराची सेशन से होती है। जो कराची सेशन हुआ था इसको हेड किया था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल जी ने एक ही सेशन को जो वो प्रेसाइड किया है, यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, दैट इज 1931। यहाँ पर एक तो जो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, प्लस साथ में यहाँ पर कहा गया फंडामेंटल राइट। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ पर आपका सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ओवरऑल जो है वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है संविधान के जितने हमारे जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो एक तो नेहरू रिपोर्ट से लिंक करते हैं और दूसरा हमारा जो ये 1931 वाला आईएनसी का सेशन कराची। तो ये दोनों याद रखना है। फिर क्या हुआ इसके बाद, यहाँ पर जब दोनों के बीच में गांधी और इरविन के बीच में सॉर्ट आउट हो गया तो गांधी चले गए लंदन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एक पर्सनैलिटी और बैठे थे, दैट इज बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेस्ड सेक्शन से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग से जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट आने चाहिए। ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया डिवाइड एंड रूल का, और गांधी जी इस बात पर अड़ गए कि ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली क्या होता है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है वो भारत में आते हैं, और जब कॉमनवेल्थ अवार्ड भारत में आते हैं तो गांधी जी जो उस टाइम पे पूना जेल में थे वो वहां पर अनशन पर बैठ जाते हैं। और इसका रिजल्ट जो रहता है वो रहता है पूना पैक्ट, जो आपकी गांधी जी और गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय के साथ जो है गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय होते हैं और दूसरी साइड बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पर जो वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया जाता है और ब्रिटिशर्स भी इसको एक्सेप्ट करते हैं इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक तरह से आते हैं, लेकिन वो उसमें आप रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है कि जो है वो रिजर्व किए जाएंगे सीट्स को। और गांधी जी ने कहा कि जो हरिजन है, ये जो डिप्रेस्ड हिंदूज है, वो भी जो है वो हिंदुज्म का ही पार्ट है एक तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जो कि आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बेस्ड था। यहाँ पर बात की गई ऑल इंडिया फेडरेशन की। ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें आपका जो है वो सेंटर, स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। सेंटर यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिंसली यानी कि प्रोविंस, स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, तो अभी आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। प्लस साथ में जो दयारकी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 के एक्ट में, उसको अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। यानी कि प्रोविंसेस में जो है वो ब्रिटिश इंडियन जो है वो अपनी सरकारें बना सकते हैं। और फिर जब 1936-37 के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम पे जो है वो भारतीयों ने प्रोविंसेस में जो है वो सरकारें बनाई भी थी। देन उसके बाद यहाँ पे दयारकी को रिप्लेस कर दिया, मैंने आपको बता दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर आते हैं, प्लस यहाँ पर वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो याद रखना यहाँ पर वुमेन को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई। प्लस फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, प्लस साथ में फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है वो आज के टाइम का रिजर्व बैंक, और यहाँ जो फेडरल कोर्ट बना दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखना जो अभी सुप्रीम कोर्ट है वो ये वाला फेडरल बैंक है। फिर इसके बाद एक फाइनल एक्ट आता है, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें जो है वो ये कहा गया कि दो डोमिनियन बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान, और दोनों जो है वो फ्री हैं अपना अपना संविधान बनाने के लिए। जब तक अपना संविधान नहीं बनते तब तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो मेंशन्ड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्न कर सकते हैं। तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त को। अब पाकिस्तान यहाँ पर 14 अगस्त को क्यों आजाद हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और हमारा जो टाइम है इनके बीच में आधे घंटे का फर्क है। यानी कि जब हम दोनों रात को जो है वो 12 बजे आजाद हुए थे, ठीक है, 12 AM, तो हमारे यहाँ पर जो वो नेक्स्ट डे शुरू होता है, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो टाइम था वो था आपका करीब 11:35। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो आपका 14 अगस्त को जो है वो अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करता है, और हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं वो 15 अगस्त को, क्योंकि हमारे यहाँ पर 12 बजे के बाद जो है वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है।
तो देन यहाँ पर ब्रिटिश रूल भारत में खत्म होता है। और फाइनली उसके बाद याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल जो रहते हैं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि क्लास में हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरह से जो वो भारत आज़ाद होता है और एक तरह से संविधान भी जो है वो बनता है। तो इन एक्ट के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन चली, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को इनडायरेक्टली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर उसके बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो यहाँ पर भारत ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बिठाया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू क्या हुआ यहाँ पे, जब इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या कानून बनाने, मतलब हमारा जो है वो संविधान बनाना शुरू किया। यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसको लीड किया था बी आर अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। देन इसके बाद हमें जो याद रखना है, ये सीक्वेंस भी है एक तरह से, आप इसको पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए जो है वो, इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी लाइक कीवर्ड्स की फॉर्म में कि यहाँ पर क्या इनिशिएटिव था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला था कि था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द कंपनी। फिर पिट्स एक्ट में क्या हुआ था, डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया था। चार्टर एक्ट की सीरीज में अगर हम बात करें तो कंपनी की जो प्रिविलेजेस थी उनको खत्म किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जहां पर कंपनी रूल खत्म होता है और क्राउन रूल शुरू होता है। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, जहां पर 1861 से लेकर 1909 तक जो है वो लिमिटेड जो है वो इंडियन पार्टिसिपेशन देखा गया। फिर मोंटेगू चैम्सफोर्ड में जो है वो यहाँ पर दयारकी का कंसेप्ट आया, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी लिमिटेड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट आता है प्लस फेडरल स्ट्रक्चर बनता है। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें क्या 1947 के एक्ट में क्या हुआ था, एक तो पार्टीशन हो रखा, साथ में भारत और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन बन गए। फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि 26 जनवरी को भारत जो है वो रिपब्लिकन कंट्री बना था, उससे पहले भारत एक सिर्फ आजाद जो है वो कंट्री था। देन उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो नेशनलिस्ट डिमांड्स रहती है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो है वो एक स्वराज बिल जो है वो बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था सेल्फ रूल के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपका स्वराज बिल में जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। देन उसका नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यहाँ पर अपना संविधान होना चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द नेहरू रिपोर्ट 1928, जो आपका साइमन कमीशन के अगेंस्ट बनी थी। देन उसके बाद डिमांडेड यहाँ पर जो है वो डोमिनियन स्टेटस की भी डिमांड करी थी। फिर उसका कराची सेशन हुआ है हमारा 1931 में, जिसके बारे में मैंने इन डिटेल डिस्कस किया कि जहाँ पर आपका जो वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी, प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद यहां पर हमें याद रखना है 1934 में एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था एम एन रॉय, और एम एन रॉय ने सबसे पहले कहा था कि हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए। ये एम एन रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट थे, एम एन रॉय ये कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। देन उसके बाद अगस्त ऑफर आता है। अभी भारत क्या है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो, पहले हम क्या कह रहे थे सेल्फ रूल, डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर 1939 में जो है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लग जाती है। तो उस टाइम पे जो है वो आपका ब्रिटिशर्स फिर चाहते हैं कि भारतीयों का जो है वो सपोर्ट मिले इन वॉर, लेकिन भारतीय क्या कहते हैं कि हमें पहले आज़ाद करो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगस्त ऑफर आता है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे, कि जिसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे प्लस, लेकिन बट इंडियन इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। फिर उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल भी आता है, जिसमें यह कहा गया कि इमीडिएटली आफ्टर द वॉर जो है वो हम एक काउंसिल बनाएंगे और संविधान बनाने के लिए जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि संविधान बनाएगी, लेकिन भारतीय इसको मना करते हैं और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है। तो फाइनली ब्रिटिशर्स से परेशान आते हैं, ब्रिटिशर्स सप्रेस करते हैं इस मूवमेंट को। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि अभी भारत छोड़ने का समय आ गया। और फाइनली क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है, जिसके थ्रू ये पूरा प्लान कर लिया जाता है कि अभी भारत को छोड़ना है, और एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना दी जाती है जो कि संविधान बनाएगी। फिर भारतीयों को ये फिर जो है वो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया कि अभी क्या है कि इंडियंस अभी क्या है, भारत छोड़ने का समय आ गया। और फाइनली यहाँ पर जो है वो क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो डिक्लेयर करते हैं कि भारत को जल्दी से ही जो है छोड़ देंगे। और जून 1948 तक का डिसाइड किया गया था कि तब तक भारत से चले जाएंगे। लेकिन इतने ज्यादा यहाँ पर क्लैशेज हो रहे थे, इतने ज्यादा वायलेंस एक्टिविटीज हो रही थी कि फाइनली क्या है, पहले ही लीव करना पड़ा था 15 अगस्त 1947। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की अगर हम बात करें जो उन्होंने बनाई थी, उसमें जो है वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। पहला पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। तो दिसंबर में जो है वो इसका सेशन बैठा और इसने जो है वो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे तो ये जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और इसमें मेंबर्स कितने थे टोटल 389, जिसमें से बाद में जो है वो पार्टीशन के बाद 299 बचे थे। यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, रिड्यूस टू 296 या 299 हम इसको देख सकते हैं। और 389 यहाँ पर जो मेंबर्स थे, तो ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरमैन थे दैट इज बी आर अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए, जैसे कि हमारा जो है वो हमारा संविधान बनाया, UN
यूएनओ के मेंबर बने, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ के मेंबर बने, बहुत सारे अदर भी इनिशिएटिव इन्होंने जो लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो जब हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो चेयरमैन बने बी आर अम्बेडकर, तो इसमें 7 मेंबर्स थे, याद रखना, जिसने जो संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी उसमें जो मेंबर्स थे वो 7 थे। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि संविधान इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्या क्या रहे। तो 1947 में जो है वो दिसंबर में जब पहला सेशन हुआ, तो यहाँ पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन रखा था जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम्बल की फॉर्म में जो है वो हाईलाइट हुआ, और अभी का जो आज के टाइम का हमारा प्रेम्बल है वो जो है वो आपका यहाँ पर लिंक करता है एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ड्राफ्ट किया गया हमारा संविधान, और ये जो फाइनली जो है वो ड्राफ्टिंग के लिए जो हमारे संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। तो याद रखना 2 years 11 months और 18 days जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे संविधान को बनाने के लिए लगे, और 26 नवंबर को जो है वो हमारा संविधान जो है वो बनकर जो है वो प्रॉपर पूरा जो है वो तैयार हो गया। प्लस उसके बाद याद रखना कि अडॉप्शन जो है वो 26 नवंबर को है, ठीक है, एनेक्टमेंट 26 नवंबर को है, और ये डेट्स जो है वो मेंशन है हमारे प्रेम्बल में। देन उसके बाद 26 जनवरी को जो है वो इन्फोर्स किया गया, यानी कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में की गई, और इसका इतिहास जो है वो हमें पता है, इसकी हिस्ट्री हमें पता है कि इस दिन जो है उस दिन को जो है वो पूर्ण स्वराज डे की फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तभी से जो है वो आपका जो है वो ये डे जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और 26 जनवरी को जो है वो भारत जो है वो रिपब्लिकन जो है वो नेशन बन गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन हो रखी है, और पहली जो लिंग्विस्टिक जब आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो देखो सबसे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। तो ये सभी कंसेप्ट हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे या जब स्टेट्स बनेगी। तो लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली जो स्टेट बन रखी है दैट इज आंध्र प्रदेश 1853 में, यानी कि तेलुगु स्पीकिंग पार्ट जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी से बाहर हुआ था, और उन्होंने जो है वो अपनी एक जो है वो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाई थी, दैट इज आंध्र प्रदेश। फर्स्ट जो है वो स्टेट बनी है 1953 में। देन उसके बाद जो है वो हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हो रखी है, जिसमें 42nd अमेंडमेंट की बात करें, जिसमें जो है वो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया, और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, जहाँ पर जो है वो आपका जो एक तरह से जो पोस्ट इमरजेंसी जो है वो बैलेंस बनाने के लिए इस एक्ट को लेकर आया था। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें जो है पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उसको जो है वो एक तरह से संविधानिक स्टेटस यहाँ पर दिया गया। तो इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन होता है। और फाइनली प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 129th बिल जो है वो अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है रिगार्डिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। देन उसके बाद कल जो है वो हम सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।